दोस्तों वैसे जब आरबीआई के बारे में खबर आती है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या रेपो रेट घटा दिया, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, अखबार का पन्ना पलट देते हैं, टीवी चैनल फ्लिक कर देते हैं और अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि रेपो रेट एक्चुअल में होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल रेपो रेट के बारे में बताएंगे बल्कि रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि रेपो रेट का महंगाई से क्या संबंध है, यानी रेपो रेट के घटने या बढ़ने से महंगाई कैसे नियंत्रित होती है या घटती बढ़ती है। तो अगर आज ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आज के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल होता क्या है, जैसे हमारे देश में बैंकों का जाल फैला हुआ है, तो इन बैंकों का भी एक बैंक होता है जिनको बैंकर्स बैंक कहते हैं। वो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो प्रधान बैंक होता है जिसको आरबीआई कहते हैं, इनफैक्ट ये जो बैंक होते हैं छोटे छोटे हमारे इलाके में, ये आरबीआई से पैसे लेते हैं, उधार लोन। और आरबीआई से पैसे लेने के बाद में ये ज़रूरतमंदों में और लोगों में लोन देते हैं, बांटते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर बैंक किसी को लोन देगा तो ऐसे ही तो लोन देगा नहीं, उसके बदले में वो सिक्योर कर लेगा कि हाँ, ये सामने वाला जिसको मैं लोन दे रहा हूँ वो उसके पास में कुछ ना कुछ इतनी ऑब्लिगेशंस है, इतनी मॉर्गेज है कि अगर वो लोन न चुका पाए तो कम से कम बैंक का नुकसान ना होने पाए। उसके पास इतनी खेती हो, उसके पास अपना घर हो, उसके पास गाड़ी हो, यानी इतनी जायदाद हो कि जितना हमने लोन दिया है अगर वो ना चुका पाए तो कम से कम हम उसकी जायदाद से उसकी भरपाई कर सकें। तो इसी वजह से बैंक वाले क्या करते हैं, जब कोई किसी को लोन देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखते हैं, मॉर्गेज रखवाते हैं ताकि भरपाई कर सकें। इसी तरीके से जब ये बैंक जो होते हैं वो अगर आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई भी इन बैंकों से भी कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखवाता है। पता चला तुम बैंक दिवालिया हो जाए तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई का तो नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए कि 1000 करोड़ का आरबीआई ने दे दिया, तो अब 1000 करोड़ अगर ये बैंक दिवालिया हो जाएगा या कुछ बैंक बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, आरबीआई का तो 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो आरबीआई क्या करता है, इसके लिए बैंक से कहता है कि तुम भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दो, मॉर्गेज दो। तो आरबीआई क्या करती है, कुछ बॉन्ड्स वगैरह सिक्योरिटी के तौर पर रखती है, जीसेक देती है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड बोलते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है और इसके अलावा बॉन्ड्स वगैरह देती है। तो जब ये सिक्योरिटी हो जाती है आरबीआई को कि हाँ कोई बात नहीं है, बैंक ठीक है, इसको कर्जा दिया जा सकता है, तो आरबीआई जो होता है इस बैंक को कर्जा दे देता है। और जब आरबीआई जो कर्जा देता है तो आरबीआई कहता है कि हमने मान लीजिए तुमको 100 रुपया दिया है, तो उसके बदले में जब तुम लौटाओगे तो हम 106 रुपया लेंगे तुमसे, यानी कि वो 6% ब्याज दर रखेगा। यानी 100 रुपया लिया है और जब वापस करेगा तो 106 रुपये के हिसाब से इस बैंक को वापस करना पड़ेगा आरबीआई को। तो ये होता है पूरा मामला। अब ये जो 6 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज दर लगा ना, इसी को बोलते हैं रेपो रेट। समझ में आया? इसको और अगर अच्छे से एलिब्रेट करेंगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे उसने बैंक ने जो मॉर्गेज अपना रखा था आरबीआई के पास में, ऑब्लिगेशन रखा था, इनफैक्ट अब इस बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपना जो मॉर्गेज रखा था आरबीआई के पास में उसको वो दोबारा से खरीदे, रीपरचेस करे। इसको बोलते हैं रीपरचेस ऑब्लिगेशन। तो इसी को शॉर्ट में रेपो रेट बोल देते हैं और अगर फुल फॉर्म में बोलेंगे तो रीपरचेस ऑब्लिगेशन बोलेंगे उसको। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर इसको देखेंगे रिवर्स रेपो रेट, अभी मैं आता हूं कि इससे महंगाई का क्या संबंध है। तो इसी लगे हाथों पहले मैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में बता दूं। रिवर्स रेपो रेट की जहां तक बात है तो आप समझिए कि इसका ठीक उल्टा समझिए। रिवर्स रेपो रेट उल्टा क्या मतलब हुआ? उल्टा मतलब ये हो गया कि कभी कभार ये होता है कि ये जो बैंक होते हैं हमेशा आरबीआई से उधार नहीं लेते हैं, बल्कि कभी कभार बैंकों के पास पैसा कुछ बच जाता है, 2-4 दिन का भी अगर पैसा बचा रह गया, यहाँ तक कि कभी कभी जैसे दिवाली में अभी छुट्टी है, बैंक बंद है, तो अब 4-5 दिन की अगर छुट्टी है तो 4-5 दिन ये बैंक क्या करते हैं, ये जो दिवाली की छुट्टी में बंद है, ये पैसा रखे रहेंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, तो आरबीआई को दे देते हैं। अब आरबीआई को दे देंगे तो आरबीआई उसके बदले में उनको ब्याज देती है, सूद देती है। तो बैंकों का ये फायदा होता है क्योंकि बैंकों का क्या काम है, बैंकिंग करना, सूद के जरिए से पैसा कमाना होता है बैंकों का। तो ये जो बैंक ने आरबीआई को पैसा रखा है और आरबीआई ने जो उसके बदले में इसको ब्याज दिया है बैंक को, तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। आई होप समझ में आ गया होगा रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। यानी आरबीआई जब बैंक को पैसा देता है और उस पर जो ब्याज दर लगाता है वो रेपो रेट कहलाता है, और बैंक जो होता है वो आरबीआई के पास जब पैसा रखता है और आरबीआई उसके बदले में जो ब्याज देता है, वो वाला जो ब्याज दर होता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। समझ में आ गया इतनी बात? अब आते हैं कि इसका महंगाई से क्या संबंध है। जैसे कि अभी फिलहाल की हम बात करें तो रेपो रेट जो है वो 6.5% है। अब 6.5% यानी 6.5% अगर ब्याज दर है
तो जाहिर सी बात है कि जब आरबीआई ही किसी भी बैंक को 6.5% पर वो लोन देगा, तो ऑब्वियस बात है कि जो बैंक लोन देगा आम लोगों को, तो उससे बढ़ा करके देगा, क्योंकि बैंक तो इसी से कमाता है। मान लीजिए कि आरबीआई अगर किसी बैंक को लोन दे रहा है 6.5% की दर पर, तो जब ये बैंक देगा आम लोगों को, तो जाहिर सी बात है ये 7%, 8%, 9%, 10% पे देगा, क्योंकि उसी से तो पैसा कमाता है। अब जब आरबीआई ने रेपो रेट की जो दर है, ब्याज दर है, अगर उसको बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कि बैंक भी बढ़ा करके देगा। तो जितना ज़्यादा रेपो रेट बढ़ जाएगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा, उतने ही कम लोग होंगे लोन लेने वाले, क्योंकि जब बैंक देगा तो बैंक भी आम लोगों को ब्याज बढ़ा करके ही देगा। तो जब ज़्यादा ब्याज रहता है तो लोग लोन कम लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब जब आम लोग कम लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा। अब अगर लोगों के हाथ में पैसा ही कम बच रहा है तो उसका बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि खर्च लोग कम करेंगे, उनका परचेसिंग पावर श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर परचेसिंग पावर ही किसी का कम है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में किसी ने अपना सामान बना के रखा है तो उसको तो बेचना ही बेचना है, और डिमांड इधर कम है, डिमांड उतनी है नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो अब जब डिमांड इधर कम है और मार्केट में सामान मौजूद है, तो खुद ब खुद उस सामान की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ही कम है। लेकिन अगर लोगों के पास भर भर के पैसा है तो क्या करते हैं लोग, जब जिसके जेब में ज़्यादा पैसा होता है तो जाते हैं तो मुलाई तुलाई नहीं करते हैं, डायरेक्टली 2 किलो लड्डू तोल दो, है ना, इस तरह की बातें करते हैं। कुछ भी अननेसेसरी चीज़ भी खरीदने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी जेब में पैसा है। तो वो जो पैसा है ना, तो इसकी वजह से वो बाहर भी निकलते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर जाके शॉपिंग करते हैं, टूर करते हैं, मतलब दुनिया जहान की जगह पर जाकर के पैसा खर्च करते हैं। तो जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, उनकी परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, और जब परचेसिंग पावर ज़्यादा होगी तो मार्केट में तो चीज़ें उतनी ही हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी उधर। अब जब डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, तो जब सप्लाई कम है या सप्लाई उतनी ही है और डिमांड ज़्यादा हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो महंगाई बढ़ गई। और अगर एकदम इसका उल्टा कर लीजिए, यानी सप्लाई ज़्यादा है या सप्लाई उतना ही है और डिमांड कम हो गई, तो जाहिर सी बात है महंगाई घट जाएगी। तो रेपो रेट के दाम बढ़ाने से इसका सीधा सीधा, अगर दाम बढ़ेगा तो उसका पूरा मामला उल्टा है, महंगाई घटेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि है ना, दो विरुद्ध दिशा में भागने वाले घोड़े हैं एक इधर जाएगा तो वो दूसरा उधर जाएगा, यूँ कह सकते हैं आप कि यानी रेपो रेट बढ़ा, महंगाई कम हुई, रेपो रेट घटा, महंगाई बढ़ गई। क्योंकि रेपो रेट घटेगा तो आम लोगों के हाथ में पैसा आएगा, आम लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो लोग जाकर के मार्केट में मोल तोल के बिना ही ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो खुद ब खुद महंगाई बढ़ जाएगी। अच्छा, महंगाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा है कि जीडीपी में ग्रोथ होगा। क्यों? इसलिए कि जब ज़्यादा से ज़्यादा परचेस होने लगेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ने लगेगा, फिर फैक्ट्रियाँ उसी हिसाब से चीज़ें बनाने लगेंगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये माइक है, अब इस माइक की अगर डिमांड कम है तब तो इस माइक की कीमत क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इस माइक की कीमत क्या है? बढ़ जाएगी। तो अब बढ़ने के साथ साथ अब इस माइक को मैन्युफैक्चर करने वाले, बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी इसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो जीडीपी में ग्रोथ हुआ कि नहीं? तो अब जीडीपी में ग्रोथ होगा तो क्या होगा? लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो फिर लोगों के पास पैसा आएगा, और फिर लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर खरीदेंगे। तो यूँ कह लीजिए कि ये जो एक सिस्टम है, एक साइकिल है, वो चलती जाती है। तो ये जो आरबीआई होती है ना, जो मौद्रिक नीति अपनाती है, वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दो विरुद्ध दिशा में भागने वाले घोड़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, और बहुत सटीक थोड़ा-थोड़ा बढ़ा करके। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा या देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को सीधे 1% बढ़ा दिया, नहीं, क्वार्टर बढ़ाती है। मान लीजिए कि 0.25, मान लीजिए 0.50, और 50 तो बहुत कम होता है। आम तौर पे जो बढ़ाती है वो क्वार्टरली बढ़ाती है, 0.25 बढ़ाती है, क्योंकि इतने ही बढ़ाने भर से बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो जाता है। जिन लोगों ने लोन वोन ले रखा होता है, उसका लोन उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि वो करंट कंडीशन में लोन लेते हैं। तो ये पूरा खेल है मामला रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। यानी अगर महंगाई घट रही है तो ये मान के चलिए कि रेपो रेट बढ़ गया है, और महंगाई अगर बढ़ रही है तो मान के चलिए कि रेपो रेट घट गया है। तो दोस्तों, आई होप कि ये एक जटिल चीज़ थी, आपको समझ में आई होगी, और अगर थोड़ी बहुत भी कमी हो गई होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम इसके बारे में और भी विस्तृत तरीके से ग्राफिक के माध्यम से बना देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।